नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का जो रियल पेपर है वो आपको बताने वाला हूं। तो आपको पूरे प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है दोस्तों। एकदम रियल पेपर जो आपके एग्ज़ाम में आया है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर कल आपका 10वीं का एग्ज़ाम है तो ये पेपर आपको देख के जाना है। 100% दोस्तों आपको यहाँ से पर्सन मिलेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा इंग्लिश का पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे, वो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे जो इन्होंने पेपर भेजा है दोस्तों, इसी मेथड में भेजा है, तो मैं वहीं से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है जो आपका होगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको आंसर देना है। यहाँ पे देखिए, जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुगुनी साहू के प्रतिनिष्ठ घराने में उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी है, उनका विवरण यहाँ पे किया गया है। उनके बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको दिया गया है। ये पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉलेज में 7वीं कक्षा में पढ़ता था, ठीक है, और घर में संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी वगैरह सबका ज्ञान उनको था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। उनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये पूरा मिल जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो अगर शीर्षक की बात करें तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी है, उनका जीवनी यहाँ पे दिया गया है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रसाद जी किस घराने से संबंधित थे। तो दोस्तों इसका भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, ये किस घराने से थे, संगुनी साहू के प्रतिष्ठ घराने से थे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी थी। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है उन्होंने, ये देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है आंसर क्या, उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी थी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी, बता दिया है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की बीजारोपण किस रचना में की। तो देखिए इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। जहाँ तक छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण झरना में किया। तो कहाँ से किया था, झरना कविता से किया था। तो इस प्रकार से आपको आंसर देख लेने मिला लेने हैं। एकदम रियल पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप इसको क्या समझते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे प्रसाद जी ने कौन सी भाषाओं का घर पर व्यापक अध्ययन किया। तो दोस्तों अभी अभी हमने देखा था, उन्होंने घर पे देखिए, ये देखिए घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन यहाँ पे किया था। तो ये आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला सेक्शन, अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम बन बस हमारा मोरो, जैसे चितवन चंद चकोरा। तो यहाँ पे जो है ये साखियाँ यहाँ पे से ली गई है। इनको आपको देखना है, जो कि रैदास जी के द्वारा लिखी गई है। प्रभु और जो भक्त है उनका, उनके जो बोल है वो लिए गए हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से ही हैं, बाहर से नहीं है। इसमें भी दोस्तों आपको उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है। तो पहली लाइन में अपन ने पढ़ा था कि देखिए क्या लिखा है, तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, रैदास जी ने कहा कि भगवान को चंदन और स्वयं को क्या कहा था, पानी। ठीक है। काव्यांश में बरे का शब्द का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे जो बरे है वो लिखा गया है कहीं ना कहीं। देखिए अगर हम पढ़ेंगे इसको, तो तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। ठीक है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन पाती। तो यहाँ पे बरे का मतलब क्या हो गया, लगातार जलना। ठीक है, तो बरे का शाब्दिक अर्थ होता है जलना। इसके बाद देखिए, ईश्वर और रैदास में कैसा संबंध है। तो ईश्वर और रैदास में कैसा संबंध है ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसा सोनाली मिले सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्त करी रेदासा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कैसा संबंध बताया गया है, प्रभु जी तुम तो स्वामी हो, हम क्या है, हम तुम्हारे दास है। इस प्रकार का संबंध यहाँ पे बताया गया है। सोने में सुहागा होने का अर्थ क्या होगा। सोने में सुहागा का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा उसको लाभ मिलना। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं को आधार मानकर किसी एक विषय पर आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना होगा। तो ये देख लीजिए भाई कौन कौन से दिए गए हैं। पहला आपको दिया गया है भ्रष्टाचार पर विकराल। इन सारी चीज़ों को आपको इंडिकेट करते हुए निबंध का निर्माण करना होगा। या फिर अथवा में आप कर सकते हैं कंप्यूटर के बढ़ते कदम अथवा प्रस्ताव प्रस्ताव। सेकंड पार्ट आपका यहाँ से यहाँ आता है। या आपको देखिए विज्ञान के महत्वपूर्ण देन, कंप्यूटर के प्रभाव, ये सारे इंडिकेट करने, तो दोनों में से आप कोई सा भी करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप जोधपुर निवासी नरेंद्र है, उदयपुर निवासी छोटे भाई सुरेंद्र को एक पत्र लिखिए जिसमें बिजली और पानी का अपव्यय करने की सलाह दी गई है।
दोस्तों हिंदी का पेपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था और सेम ऐसा कैसा जो पत्र लिखने का मेथड है वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये पेपर कहाँ से बन रहे हैं। दोस्तों अगर आप में से बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन आईडी अगर ख़रीद रखी है, स्टार्टिंग में ही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एग्जामिनेशन आईडी है एनसीईआरटी के द्वारा जारी की गई थी कक्षा 10वीं छात्रों के लिए, उसी में से आपके सारे पेपर आ रहे हैं। मैं आपको उसकी फ़ोटो खींच के बता दूंगा कि देखिए ये कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एकदम रियल पेपर जो आ रहे हैं वो आपको सेंड किए जा रहे हैं, कोई डाउटफुल नहीं है। आप इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना मेरे साथियों। बाकी देखिए आप पे डिपेंड करता है, आप स्वतंत्र हैं, जैसा आप चाहें वैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई व्यू का लालच नहीं है हमें। यहाँ पे देखिए अथवा में आपको दिया गया है, आप सीकर निवासी सरिता है, अपनी बहन के शुभ विवाहों में आमंत्रित करते हुए अपनी सहेली ममता को एक निमंत्रण पत्र आपको देना है। ये भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला है समाज की परिभाषा लिखना है। तो समाज के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसकी परिभाषा लिखते हो आप इसके एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि ये 6 प्रकार के होते हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन थोड़े अच्छे नंबर दे देगा। यहाँ पे देखिए अनु उपसर्ग से बनने वाले कोई 3 शब्द आपको लिखने हैं। तो देखिए अनु से आप बना सकते हैं, अनुधन आपको लगाना है कोई भी शब्द। तो यहाँ पे आप राधा लगा सकते हैं, तो अनुराधा आपका बन गया, ठीक है। और भी आप बना लेंगे भाई। रामायण और वागीश शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए रमा धन आयन आपका बन जाएगा, या सही नहीं है तो आप देखिए थोड़ा सा वीक है मेरी, तो आप दोबारा देखना। वागीश जो दिया गया है, ठीक है, इसमें वाक, ठीक है, वाक प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है। वागीश्वर दिया गया ना, तो यहाँ पे वाक होगा, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा है कि जो क प्रथम वल वाला है वो थर्ड में चला जाता है, इसलिए गैल यहाँ पे यूज़ किया गया है। बाकी आप देख लेना भाई। फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताती है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे फूंक से पहाड़ उड़ाने का मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, मतलब बेकार की बात करना, बेतुक की बात करना, ठीक है। पराधीन सपनेहू सुख नाही लोकोक्ति का अर्थ आपको लिखना है। तो दोस्तों ये आप बता सकते हैं, मतलब अगर आप किसी के पराधीन हैं, मतलब आप किसी के अधीन में है, तो आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा। अपन इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने किसी चिड़िया को पकड़ लिया, पिंजरे में कैद कर दिया। अब वो क्या है, कैद में है, तो वो सुखी नहीं रहेगी, वो तड़पती रहेगी आसमान की सैर करने में, बाहर का वातावरण देखने में। तो इस प्रकार की जो पराधीनता है उसमें सुख नहीं होता है। ये आपको यहाँ पे करना होगा। तो एज इट इज़ पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आने वाला है, फटाफट से आपको शेयर करना है, इतना सा आपको ज़रूर करना है भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। यहाँ पे देखिए कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रतिभाएं शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही नहीं उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाती। तो ये देखिए बाल गोविंद भगत का जो आपका चैप्टर है उसमें से ये लिया गया है, और यहीं से आपको इनके प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है, देखिए आपको दिख रहा है पूरा, बाकी आप पढ़ लेना। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। भगत जी प्रभातिया कब से कब तक चलती थी, तो इसका आपको यहाँ पे मिल जाएगा आंसर, है ना। पोखरे शब्द का अर्थ क्या होगा ये आपको मिल जाएगा। भगत जी कौन सा वाग्यंत्र रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहाँ दिया गया है ये। ये आपको यहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ पे मिल रहा है भाई। हाँ यहाँ पे देखिए भगत जी की प्रतिभाएं हैं, देखिए यहाँ पे कार्तिक की आती शुरू हो जाती है, पहले का आंसर आपको यहाँ मिल जाता है। और फागुन तक चला करती थी, है ना। और स्नान करती मील दो जमा दो कर बाहर से लौटे, खंजड़ी लेकर जा बैठते थे, तो यहाँ पे खंजड़ी हो जाएगा उनका आंसर, है ना। भोर में लेखक पोखरे में क्यों गए थे, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया, संगीत सुनने के चक्कर में वो वहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद देखिए ये अगला आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अथवा में दिया गया, आग के आविष्कार के कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही है। तो दोनों में से या तो बाल गोविंद भगत का कर लो या फिर ये वाला कर लो, दोनों में से आपको कोई भी कर लेना है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। मन ही मांझ रही कहिए झये, कौन पे उदो नहीं परत कहीं। तो ये दिया गया है, या तो आप इसमें कर सकते हैं या फिर अथवा में दिया गया है दूसरा, मुख्य गायन की चट्टान जैसी भरी स्वर का साथ देती, या ये आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं भाई। तो रिमेनिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई सा भी कर लेना। इसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देने होंगे।
बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों बन गई थी? रट लेना। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचता है? ये लिख लेना। मैंने ऑलरेडी ये आपको बताए हुए हैं सारी चीज़ें, और एज इट इज़ वैसे के वैसे आपके प्रश्न आ रहे हैं। माता का अंचल पाठ में लेखक की माँ की लेखक को भोजन कैसे कराती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, ये सारे मैंने आपको बताए हुए हैं, ये आप देख लेना भाई। यहाँ पे देखिए अगला है, उद्वत के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? ऑलरेडी मैंने पूरा पेपर बताया है, और मैं फिर से बता दूं कि जिनके पास और क्या एग्जामिनेशन जो आईडी बुक है उसको आप देख लेना भाई, उसी में से पूरा पेपर बन रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए, नौ सिकिया शब्द का अर्थ क्या होगा? लक्ष्मण के कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, ये क्यों, ये बताना होगा। महाकवि सूरदास का आपको परिचय देना है, तो मैंने आपको महाकवि सूरदास और रैदास और कबीर के बारे में बताया था कि इनको याद कर लेना, 100% मिल जाता है आपका। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। गतों की मेहनतकश बदमाशों का शहर क्यों कहा गया है? बहुत मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पढ़ लेना है। और एजिटीज़ देखिए आपका ऐसे कैसे आ गया है। मनु भंडारी का है, वो भी आप देख लेना भाई, साथ साथ में मैं आपको देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं बताता चल रहा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए, गतोंक को मेहनत कशों का सौ का शहर क्यों कहा गया है, ये आपका हो गया। ये दोस्तों अगर आपके पास एग्जामिनेशन आईडी है तो जो आपका पेपर नंबर 5 है उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, माता का अंचल पाठ में बाल स्वभाव को किस विशेषता पर पता चलता है, ये आपका हो गया, है ना। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा का विस्फोटक वक्ता किस प्रकार का है। और इसके बाद देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका आंसर आपको करना होगा। तो ये देखिए, मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है, और मैं फिर से बता दूं कि मैंने रियल पेपर आपके साथ शेयर किया है, और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या समझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।